नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के और अनंत शुभकामनाएं आपके भविष्य को लेकर के। आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ें हमारे साथ जुड़ करके, चाहे ऑफलाइन आपने पढ़ाई करी हो चाहे ऑनलाइन हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ाई करी हो। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी मेहनत करी है आपने और पिछला जो भी आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है और एग्ज़ाम में पूरा आएगा, 100% आएगा। आप चिंता ना करें और किसी को भी टेंशन और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आमतौर पर डिप्रेशन या टेंशन के शिकार हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। सामान्यतः जैसी परीक्षा आपके लिए है, जैसी तैयारी आपके लिए हुई है, उसी तरीके से तैयारी किसी दूसरे बच्चे ने भी करी होगी जो उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में रह करके तैयारी कर रहा होगा इस भर्ती परीक्षा की। तो इस वजह से ठंडा दिमाग रखिए, शांत सौम्यता बनाए रखिए अपने व्यवहार में। आने वाले 2 दिनों में अपने जो भी आ रखें तो पॉजिटिव रह करके, सकारात्मक रह करके इस परीक्षा को दें और पूरा आत्मविश्वास भाई साहब बना के रखें, है ना। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं आएगा। एग्ज़ाम जिस लेवल से बना होगा, जिस परीक्षा के लिए बना है, जिस पोस्ट के लिए बना है, उसी हिसाब से एग्ज़ाम आपके सामने आ रखा होगा। तो आपकी जो पुरानी मेहनत है वो इस समय काम देगी। तो ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना कि इसे भी पढ़ लें, उसे भी पढ़ लें, उसे भी पढ़ लें। तो चर्चा करते हैं कि क्या प्लानिंग रह सकती है आपकी, है ना। मैं कुछ आपको सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में भी अपने तरीकों को देख सकते हो, जो भी आपके बेस्ट तरीके हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से एग्ज़ाम करेंगे तो उम्मीद है, संभवतः अच्छा एग्ज़ाम आपका जाएगा, जहाँ तक मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो देखते हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि आपका होने वाला है, इसी के लिए आप वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से या 4-5 सालों से, जिनके लिए जो उम्र बढ़ाई है, जो बच्चे आए इसमें 3 साल। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस परीक्षा को, इस पेपर को जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले तो निर्देश देख लो। देखो निर्देश क्या है, निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना। जो एडमिट कार्ड पे आपने निकलवाए होंगे, जो प्रवेश पत्र होगा, उस पर ध्यान से पढ़ लेना निर्देशों को। जैसा कि उसमें लिखा होगा, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाएं या फोटो वगैरह जो भी लिखा हो। मैंने निर्देश देखा नहीं है, लेकिन निर्देश पर लिखा आता है। जो परीक्षा का प्रवेश पत्र होता है उसमें से ये देख लीजिएगा और इनको संभाल करके रख लीजिएगा अपने बैग में, जो भी बैग आप ले जाएंगे साथ में, किसी भाई को, पिता को, चाचा को, जो भी है, ठीक है। OMR जो आपको एग्जाम हॉल में मिलेगी उसमें गलती ना करें भाई साहब, इस गलती का विशेष ध्यान रखें, गलती ना करें। OMR को जो भी आपको भरनी है वो पूछ के भर लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो जिनकी ड्यूटी होती है, सरकार उन्हें पैसा देती है, इसी बात के लिए आपको सारी चीज़ें बताएंगे। रोल नंबर कहाँ पे भरना है, या जो भी OTR या रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है उसमें, डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें, एग्जाम की तिथि भरनी होगी आपको इसमें, और गोले रखने होंगे, है ना। ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल होगा, वो निर्देशों में लिखा होगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनमें गलती नहीं करनी है भाई साहब, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचेंगे, जैसा कि आपको सभी को पहुंचना ही है, लेकिन समय से पहुंचेंगे, उसी समय नहीं निकलेंगे। अगर सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में है, आपके ही जिले में पड़ा है, तो ये नहीं कि आपने सब देख रखा है, ट्रैफिक भी हो सकता है, कुछ दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं ऐसे सेम टाइम पर। तो इस वजह से बहुत पहले निकल करके वहाँ 8 बजे या 8:30 बजे आप पहुँच जाइएगा, है ना। 8 बजे पहुँच जाइएगा सेंटर पर, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, सारी चीज़ों को देख दाख के बहुत अच्छे तरीके से। और एग्ज़ाम में हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में अपने ऊपर भाई साहब विश्वास रखें, पूरा कॉन्फिडेंस रखें, है ना। इधर उधर ना देख करके जो आपने पढ़ाई करी है, जो मजबूती से, मेहनत से आप रात दिन लग करके पढ़ाई करें, वो कॉन्फिडेंस है आपका अच्छा और शानदार आप सभी का पेपर जाएगा। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अब इधर देख लो, 3 स्टेप में परीक्षा बांट लीजिए आप। अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल हो सके तो आप इस तरीके से ले सकते हैं एग्जाम को। जैसे ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है, 3 स्टेप में इसे बांट लेंगे आप। पहला स्टेप जैसे मैंने बनाया है, ऐसे सवाल जो 100% श्योर हैं, 100% आप पर आते हैं, पूरे पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पेपर की। ऐसे सवाल चारों पार्टों में मिला करके, रीजनिंग में, हिंदी में, GS में और मैथ में भी। मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अगर 38 प्रश्न मैथ के आते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे भाई साहब कि 15 से 20 सवाल के रेशियो में, जो आप ऑप्शन से कर सकते हो उनको। यहाँ तक अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ठीक ठाक है आपका, ब्याज के सवाल हो गए, प्रतिशत के सवाल हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हो गए भाई साहब, रेशियो के सवाल हो गए, है ना। अगर मेंसुरेशन से आ जाए तो लंबाई, गुणाई, इनके बारे में पूछा जाता है, क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर, है ना। ये फॉर्मूला बेस्ड, मेंसुरेशन में तो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आती हैं। बाकी का रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI SI के हो गए, ये फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर होते हैं सवाल बहुत सारे।
बाकी का आपने बहुत बेहतर मेहनत करी होगी मैथ में, हमें ज्ञान नहीं मैथ का, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो 100% आप श्योर हैं तो सबसे पहले उसी हिस्से को करेंगे पेपर में। चाहे हिंदी में 100% आ रहे हैं, पेपर देखो टिक लगाते जाइए सही सवालों पर। जीएस में जीके में आ रहे हैं, पेपर देखो टिक लगाते जाइए। 100% श्योर सवाल आप सबसे पहले करेंगे। नंबर 1 पहला स्टेप है जो आपकी परीक्षा का पहला स्टेप परीक्षा का ये रखेंगे जो 100% आ रखे हैं आपके सवाल, जिनमें दुविधा नहीं है, चाहे रीजनिंग के हो चाहे मैथ के हो, उसे लास्ट में लिया जाएगा, है ना। तो उनको सबसे पहले करेंगे आप। फिर दूसरा पार्ट इसके लिए रखेंगे, दूसरा स्टेप इसके लिए रखेंगे जो सेकंड स्टेप वाला है, जहां आप 50% यानी कि 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। आप 2 ऑप्शंस में क्या है, कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। तो 50% में दूसरे स्टेप को रखेंगे आप परीक्षा के दूसरे हिस्से को, यानी कि 100% वाले वो सवाल होंगे जो मैक्सिमम आप पर आ रखे होंगे, मैक्सिमम आप करके ओएमआर रंग चुके होंगे, ओएमआर के गोले भर चुके होंगे। बहुत आराम से और धैर्य से गोले भरने, गोलों को भरने में गलती नहीं करनी है। कई बार पेपर पे सही कर लिया आपने, सॉल्यूशन सही कर लिया, रफ्तार और गोला रंगते समय गलती हो जाती है, तो वो पूरी मेहनत खराब चली जाती है। इस वजह से हड़बड़ाना नहीं है, बहुत शांति से इत्मीनान से पूरे धैर्य के साथ भाई साहब परीक्षा देनी है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे आप जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन होंगे, आपको दिख रहा होगा यार ये तो ज़्यादा ही टफ आ गए, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है बिल्कुल, है ना। किताबों में भी नहीं पढ़े, इधर भी नहीं पढ़े, उधर भी नहीं पढ़े, वैसा ऐसा होगा नहीं, लेकिन होता भी है। आयोग कुछ प्रश्न ऐसे बना देगा जो आपने नहीं पढ़ रखे होंगे, हमने भी नहीं पढ़ा रखे होंगे, क्योंकि वो पता ही नहीं, गूगल पे भी नहीं मिलते वो सारे प्रश्न, ऐसे रखता है आयोग। हर एग्जाम का पैटर्न रहता है ये, है ना। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को तीसरी कैटेगरी में रखेंगे और इनको ना के बराबर छेड़ेंगे। ज़्यादा टफ प्रश्न जो नहीं आएंगे उन्हें ना के बराबर छेड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है भाई साहब, है ना। 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग। इस वजह से ज़्यादा टफ को बाद के लिए छोड़ देंगे। तो जहां 100% श्योर हैं वो वालों को आप देखेंगे, 50% है उसके बाद उस वाले पोर्शन को देख लेंगे। अगर इसमें भी छूट रहे हैं तो छोड़ देंगे, समय को बचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा वाला जो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है उसे हाल फिलहाल के लिए छोड़ देंगे एग्जाम में देते समय। अब आ जाइए स्टेपों पर बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं, मैं आपको सलाह और सुझाव दे रहा हूँ। बाकी का एग्जाम हॉल में आप कैसे तय करेंगे कैसे तय नहीं करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप कॉन्फिडेंस से देंगे पेपर अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टेप 2 ले लिया, जो स्टेप फर्स्ट हो गया कि 3 कैटेगरी में पेपर को बांट लो आप। सबसे सरल जो मैं कर जाऊंगा बहुत फास्ट, फिर दूसरे जहां मैं फंस रहा हूँ 1-2 ऑप्शन में जो ज़्यादा टफ होंगे उन्हें मैं बाद में देखूंगा। हिंदी, सबसे पहले आप हिंदी को ले लो, जीके को भी ले सकते हैं, या 2 ऑप्शन रख लो, हिंदी या जीके। इन दोनों में से जैसे पेपर शुरू होगा, माँ सरस्वती का, राधा रानी का नाम लेकर के, ठाकुर जी का नाम लेकर के श्री गणेश करना है आपको। हिंदी लीजिए या जीके लीजिए। तो पहला पार्ट मान लो हमने हिंदी लिया, अब हिंदी में जो 100% श्योर हैं 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 में से भाई साहब जो 100% श्योर होंगे उनको सबसे पहले करो आप, क्योंकि भाई सिलेक्शन तो सही क्वेश्चन पे होगा, गलत पे तो होगा नहीं, या डाउट में होंगे वो तो हमें छेड़ने नहीं है, वो बाद की बात है, देखेंगे। लेकिन 100% प्रश्नों को भैया मेरे भैया इनको आप करिएगा, किसमें, हिंदी में करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। 38 कुल प्रश्न आएंगे, 76 नंबर की हिंदी होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि 100% आपने 30 से 35 तक कर दिए, और होने चाहिए इतने प्रश्न, तो इतनी संभावना आपकी जानी चाहिए। 30 से 35 तक चल रहा हूं मैं, 30 से 35 के बीच में तो करने ही होंगे, आपको करना ही चाहिए। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार अनवरत रूप से, 30 से 35 के बीच में आप करते हैं तो इतने मार्क्स आप प्राप्त कर पाएंगे। ये संभावना है सर, सिर्फ मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा इस क्लास के इस टॉपिक के माध्यम से, मैं संभावनाएं बता रहा हूं कि यहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें ऊपर भी जा सकता है मेरे भैया, नीचे भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हिंदी को या जीके को सबसे पहले आप ले सकते हैं। दोनों ही टॉपिक ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में सॉल्व होंगे। प्रश्न देखोगे, थोड़ा सा विचार करोगे, आंसर पेपर पर टिक करोगे, उसके बाद सभी को करने के बाद OMR के गोले रंग दोगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से करते हैं तो 30 से 35 के बीच में करते हैं तो लगभग प्लस माइनस में ऊपर नीचे आपका मार्क्स रहेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस में रह सकते हैं। तो 100% श्योर वाले क्वेश्चंस को यहाँ टच करें आप, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पार्ट यहाँ पे देखते हैं, दूसरा पार्ट GS और सामान्य ज्ञान का, आवाज मत करो क्लास में। दूसरा पार्ट GS और सामान्य ज्ञान का हम ले लेते हैं ना, जैसे हिंदी कर लिया हमने, हिंदी के बाद दूसरा पार्ट GS का ले लेते हैं।
है ना। अब जीएस में जैसा कि मैंने बताया ऊपर नीचे कोई भी ले सकते हैं। अब जीएस में भी वही प्रश्न 38 है, 76 नंबर है यहाँ पे, है ना। 38 × 2 76। अब बच्चों के जीएस टफ रहता है, विस्तार बहुत रहता है, जैसे आप भी जानते हैं, जैसे मैं भी जानता हूँ, चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ और भी दुनिया भर के बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी जगह। तो जीएस में जो 100% श्योर आपके फंस रहे होंगे डिक्टो, आपके पढ़े हुए, आपके रटे हुए, विविध में से, करंट अफेयर्स में से, भारत के भूगोल में से, मुद्राएं, राजधानियां, दिवस, ये डिक्टो फंस रहे होंगे तो तुरंत टिक लगाइए और 100% श्योर वाले क्वेश्चंस उठाइए जिसमें से 25 से 30 तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो 100% 38 में से 25 तो कम से कम आएंगे ही आएंगे आपके पास, 30 भी आ जाएंगे आपके पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 से 30 के कैटेगरी में 100% श्योर वाले क्वेश्चन से ये दोनों सब्जेक्ट्सों में आ जाएंगे, तो आप लगभग यहाँ पे पहुंच रहे होंगे प्लस माइनस, इतने मार्क्स पे प्लस माइनस में आप पहुंच रखे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 25 से 30 के बीच में जाएंगे आप इसको लेने के लिए, तो इतने के आसपास आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदी और जीएस पेपर शुरू करते समय इनको सबसे पहले लेना है भाई साहब आपको। समय कम लेंगे दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। हिंदी तो विशेष स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जीएस भी विशेष स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हालांकि जीके का बहुत बड़ा विस्तार है भैया, दुनिया में से प्रश्न आ सकता है, कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आपने जब बेहतरीन तैयारी करी तो पेपर को फोड़ के आना है, ठीक है, पेपर को फोड़ के आना है, धुआं धुआं करके आना है पेपर का, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे स्थान पर ले लो आप रीजनिंग। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़ेंगे आपको शुरू में भाई, जो नहीं आएंगे उन्हें बाद के लिए छोड़ देंगे, कुछ क्वेश्चंस को बाद के लिए, जो नहीं आएंगे उनको बाद के लिए छोड़ दीजिए, है ना, उन पर विचार नहीं करना, क्योंकि नहीं आ रहे हैं तो टफ है वो क्वेश्चंस, तो बाद में देखेंगे। पहले अपने टारगेट को, स्कोर को पहुंचाते हैं, जहां पर हमें स्कोर अपना पहुंचाना है, सबसे पहले स्कोर को पहुंचाते हैं अच्छे सही क्वेश्चंस करके। अब रीजनिंग पे आ जाइए। रीजनिंग में भी वही हिस्सा है। हालांकि पिछले पुलिस की परीक्षाओं में 2018 और 2019 में रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, 55 तक क्वेश्चन छप गए थे, तो 55 यानी कि 110 नंबर तो रीजनिंग के ही बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, ठाकुर जी की कृपा हुई, राधा रानी की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, तो बहुत बढ़िया बात है, सबके ऊपर कृपा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सेम पैटर्न पे आया, तो भैया रीजनिंग में 100% कैलकुलेशन का खेल है। किसका है? कैलकुलेशन। और आपने रट रखे होंगे और प्रैक्टिस कर रखी होगी, सीरीज के सवाल आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, और बहुत सारे रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स हैं, है ना, कथन निष्कर्ष भी आएंगे, इसमें पूछे जाएंगे स्टेटमेंट वाले। तो 100% भाई कोई बालक ऐसा नहीं होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 30 तक नहीं पहुंचेगा 38 में से, और 35 तक नहीं पहुंचेगा 38 में से, इतने तो पहुंचेंगे रीजनिंग में। तो इतने पहुंचेंगे तो भाई इतने लाएंगे आप, 100% लिख के ले लो अभी, और बच्चे लेकर के आएंगे इतने क्वेश्चंस, और आप भी लेकर के आएंगे जितने उनसे जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं लगातार। हालांकि हमारी सब्जेक्ट नहीं रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग में इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो तीसरे नंबर पे आप इसको सॉल्व कर रखे होंगे भाई साहब, तीसरे नंबर पे रीजनिंग को सॉल्व करेंगे आप, इन दोनों को प्लस करके कि कितने बैठ गए आप, ठीक है। हिंदी में कितने किए, जोड़ते जाना पेपर पे सही, जीके में कितने किए देख लेना पेपर पे सही, रीजनिंग में कितने किए देख लेना सही, प्लस में ऐड भी कर लेना वहां पे। उसके हिसाब से एक आकलन भी करते रहना कि मैं सही क्वेश्चंस करके यहां तक पहुंच गया हूं, इतने मेरे सही है। नेगेटिव मार्किंग उसमें तो रिस्क की बात है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे से चौथे स्थान पे भाई मैथ है, 38 क्वेश्चन ही आने हैं, 76 नंबर होंगे। अगर पुराने परीक्षाओं की तरह मैथ आ गया, जैसे कि रीजनिंग ज्यादा थी और मैथ कम आ गया, तो भैया बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों का मैथ सामान्य तौर पर कमजोर होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग मैथ रहता है ना, वो मैथ में ही अच्छी स्कोरिंग करते हैं। तो गलत और सही तो किसी के लिए नहीं है, किसी का कोई कमजोर होता है, कोई स्ट्रांग होता है। तो 38-2 इतना ही रहेगा। अब कमजोर जो विद्यार्थी हैं वो कम से कम भाई 15 से 20-25 तक तो पहुंचना ही होगा। इतने क्वेश्चंस तो कमजोर विद्यार्थियों को पहुंचने ही होंगे, 15 से 20 तक। मजबूत जो स्ट्रांग पार्ट है इनका मैथ में, वो तो 35 प्लस मारेंगे, और मारना भी चाहिए। जो मैथ्स में अच्छे बच्चे हैं वो तो मारिए 35 प्लस, 30 प्लस, 30 प्लस, 35 प्लस मार्क्स यहाँ मारने पड़ेंगे। 30 से करते हैं तो कितने मिलते हैं मैथ में तुमको? 60 मिलेंगे। जिनका मैथ अच्छा है वो ही कर पाएंगे भाई यहाँ तक। तो जो बहुत वीक हैं, बहुत कमजोर हैं, दिक्कतें होंगी, क्योंकि मैथ का एक एक सवाल समय लेगा भाई साहब। इस वजह से अंतिम नंबर पे मैथ को रखा है हमने। जो समय नहीं लेगा, जिससे सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वो पार्ट आपके सबसे पहले हैं। जैसे कि हिंदी सबसे पहले, जीएस उसके बाद, रीजनिंग उसके बाद। इस तरीके से आप इनको करोगे। 100% श्योर वाली कैटेगरी मैंने बता दी है। सबसे पहले 100%,
उसके बाद फिर 50-50 में जा सकते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होंगे उनको छोड़ के चलेंगे हर पार्ट में से, बाद में देखेंगे जब समय बचता है, तो समय बचेगा तो बाद में देखा जाएगा। तो चौथे स्थान पे इनको रखेंगे आप, किसको रखेंगे आप, मैथ को रखेंगे, है ना। अब मैं कोई वो नहीं कर रहा घोषणा, अगर देखो आप हिंदी में 30 क्वेश्चन करके आते हो तो 30 दूनी 60, जीके में आप कितने करके आते हैं 25, तो कितने हो गए 50, रीजनिंग में आप 30 करके आते हैं तो कितने हो गए 60, मैथ में आप कितने, इनके कितने हो गए, जोड़िए कंप्यूटर जी, 6 और 6 12 और 5, 12 और 5 कितने हो गए 17। तो इतना स्कोर होता है, आप इतने करके आते हो तो आपका, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम है भाई साहब। इसमें देखो प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। भाई जरूरी थोड़ी है इसी हिसाब से नंबर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं कम से कम आकलन लेके चल रहा हूँ, इतनी कैटेगरी पे पहुंचे तो 170 पे पहुंचेंगे आप। अब बचा क्या इसमें, मैथ के क्वेश्चंस आपको जोड़ने पड़ेंगे, मैथ्स, है ना, जो कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा स्कोर लेकर के आ रखे हैं, 2 से ला रहे हैं, 2 से प्लस बच्चे ला रहे हैं, 220 ला रहे हैं, 225 ला रहे हैं, 230 ला रहे हैं। तो मैं तो एक आकलन बता रहा हूँ कि इतने, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हिट कर रहे हैं बच्चे, बहुत सारे पड़े हुए हैं ना। तो आप चिंता नहीं करनी, आप भी करेंगे। तो मैथ में कितने लाएंगे आप यहाँ से, 20 मान लीजिए, 20 लेकर के आए तो कितने हो गए 40 मैथ के, तो कितना हो गया यहाँ पे 210 हो गए आपके यहाँ पे, इतना स्कोर हो गया। और इतने स्कोर पे आप पहुंच गए तो आप फाइट में हैं और कंपटीशन में और सिलेक्शन की दौड़ में हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि मैं अभी से इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैंने तो एक आंकलन बताया है कि आप किस हिसाब से क्वेश्चंस को ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को छोड़ करके, ठीक है। अब जब समय बचता है मैथ करने के बाद, इसे करने के बाद समय बच रहा है, OMR को आपने रंग दिया, गोले रंग दिए आपने सभी के, हिंदी के, GS के, रीजनिंग के और मैथ के, तब उन क्वेश्चंस को करेंगे जो सबसे ज़्यादा कौन से होंगे, टफ होंगे, लेकिन आ रहे होंगे यहाँ पर। भाई साहब नेगेटिव मार्किंग को छेड़िएगा नहीं ज़्यादा, नहीं तो जो आपकी मेहनत है ना इधर की हिंदी, GS, रीजनिंग की, वो चली जाएगी आपकी नेगेटिव मार्किंग में। तो इस वजह से छेड़ना नहीं। बाकी का कहाँ तय होगा, पेपर के लेवल पर। अब पेपर का लेवल कैसा आता है, 17 की सुबह होगा, 17 की शाम को होगा, 18 की सुबह और 18 की शाम को होगा। अब मैं आपको पहले से जहाँ तक बता रहा हूँ, एक टफ आएगा, एक इजी आएगा, एक टफ आएगा, एक इजी आएगा, लगभग इस तरीके के लेवल का पेपर बनाएगा आयोग, या बना चुके हैं वो, तो पेपर तो मिलेगा ही अब आपको। तो चिंता नहीं करनी, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए भाई साहब, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जैसे कई बार हम भी एग्जाम्स देने या किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन सामने वाले टीचर्स या कोई भी होते हैं जो पूछते हैं कैसी तैयारी है, तो तैयारी का मतलब आप पहले से हिम्मत हार जाते हैं कि साहब मेरी ना है, सब तैयारी ऊपर होके निकल रहा है, तो आप आधा सा मैदान तो वहीं हार गए, पेपर में जाके पूरा हट जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने ऊपर रखिए, आप आत्मविश्वास रखिए, आपकी तैयारी, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। सफलता, देखो सफलता किससे मिलती है, धैर्य से। सबसे पहली बात धैर्य होना चाहिए, तपस्या यानी कि परिश्रम, जो कि आपने किया है, रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे रात रात भर तक पढ़ रहे हैं, तो ये तपस्या है आपकी, इसका फल मिलेगा आपको। और अपने ऊपर विश्वास रखना है, सफलता गारंटी से मिलेगी आपको। स्वयं के ऊपर रखिए विश्वास, अपने ऊपर, कि जो मैं पढ़ाऊँ बेहतरीन पढ़ाऊँ, अच्छे से पेपर करके आऊँगा, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। बाकी का जैसे देखिए, किसी व्यक्ति ने कहा था मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, ये आप लोगों के लिए है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। तो किसके ऊपर लिखी गई लाइन है जी, हौसला है तो, अगर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो फासला कुछ भी नहीं है, नौकरी आपकी है, वर्दी आपकी है, ठीक है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, यदि हौसला है तो फासले क्या हैं। ये लाइन आप लोगों के जीवन पर, हम लोगों के जीवन पर है ना। जो मंजिलें हैं, मंजिलें मतलब हमें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना, अगर हौसला है तो फासला कुछ भी नहीं है, वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे दूसरी भी लाइन यहाँ पे किसी व्यक्ति ने लिखी है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। तो संघर्ष तो करना पड़ता है, आपको पता है जीवन में, नौकरी जीवन का एक हिस्सा है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन भाई साहब आते रहते हैं। कई बार गलत भी हो रखे होंगे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस, कई बार सही भी होते हैं उम्मीद से ज़्यादा। तो ये चीज़ें जीवन में चलती रहेंगी, तो तनाव लेना नहीं है, मेरा तो ये कहना है आपसे, अपने अनुभव के माध्यम से बता रहा हूँ।
हमने भी बहुत सारी पढ़ाई करी, पढ़ा भी रखे हैं आपको इस समय ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, आगे भी पढ़ाएंगे, सेवा देते रहेंगे बहुत सारे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो नौकरी जीवन का एक हिस्सा है, तनाव में ना लेकर के शांति से और पूरे धैर्य से इस परीक्षा को दें, बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। सभी का शानदार पेपर होने जा रहा है ये, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन मेहनत करी है। यूपी में बात करें तो अंतिम समय में आप जैसे विविध पढ़ लीजिए, करंट देख लो, यूपी स्पेशल देख लो, भारत का भूगोल देख लो, है ना, संविधान के क्वेश्चंस देख लो, आधुनिक इतिहास के आंदोलन देख लो, मध्यकालीन में से देख लो थोड़ा बहुत। तो यूपी की बात करें तो अंतिम समय में थोड़ा थोड़ा सा इनमें से देख लीजिए आप। वैसे तो समय रहा नहीं है, पॉजिटिव रहिए, संगीत सुनिए, मधुर संगीत सुनिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन बचा है तो एक दिन में दिमाग खराब करना नहीं है आपको, आराम से शांति से पिक्चर विक्चर देखिए, नींद पूरी लीजिए, क्योंकि पिछले कई रातों से आप जग करके आप पढ़ाई कर रखे होंगे। बहुत सारे सीरियस विद्यार्थी, अधिकांश सीरियस विद्यार्थी मुझे पता है देर रात तक 2-2 बजे 3-3 बजे तक लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो नींद पूरी कीजिए, क्योंकि पेपर से पहले बिल्कुल स्वस्थ होकर के जाना है। सारी चीज़ों से बच बचा के पूरी नींद करो, स्वस्थ रह करके अच्छा खाना पीना खाओ, पूरी नींद लीजिए बाकी के आने वाले समय में। और थोड़ा बहुत देखें तो इन पॉइंट्स को आप करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। तो हमारी देवेंद्र क्लासेस टीम की और हमारे चैनल की और हमारे ऑफलाइन सेंटर की आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और जो विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए अग्रिम भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और अनंत शुभकामनाएं हैं आपके जीवन को लेकर के, आपके भविष्य को लेकर के। आप जरूर सफल होंगे इस एग्ज़ाम में और जीवन में जरूर सफल होंगे। ईश्वर से ऐसी हम कामना करेंगे और ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी, राधा रानी से, कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।